चलिए, आप लोग का फिर से एक बार इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण मुद्दा को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आधुनिक भारतीय इतिहास को समझने के लिए भारत में अंग्रेज़ों का जड़ को समझना महत्वपूर्ण है और भारत के संदर्भ में अंग्रेज़ों ने कैसे अपने जड़ और अपने पांव फैलाए वो आप समझ सकते हैं आज के क्लास से। बिकॉज आप यह देखना चाहेंगे कि ये जो कर्नाटक का युद्ध है जिस पर आज हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे, कर्नाटक युद्ध से ही अंग्रेज़ों ने एक प्रकार से भारत पर अपना पांव पसारना शुरू कर दिए और अपनी ताकत को, अपनी महत्वाकांक्षा को साधने का प्रयास करना शुरू किया। कैसे यह कर्नाटक युद्ध अंग्रेजी शासन के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बना, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और मैं आशा करता हूं कि कर्नाटक युद्ध को यह समझने के बाद से आप यहां पे अंग्रेजी शासन को बेहतर समझ पाएंगे। जो कर्नाटक शब्द का यहां इस्तेमाल हुआ है वो कर्नाटक उस समय हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था। तो मान लीजिए कि हैदराबाद ये है, हैदराबाद में एक छोटा सा हिस्सा है, मान लीजिए ये है फिर कर्नाटक। तो इतना बड़ा हैदराबाद और कर्नाटक छोटा। हैदराबाद का जो हेड होता था उसको निजाम कहते थे और जो कर्नाटक जो छोटा हिस्सा था उसके हेड को नवाब कहते थे। इसका मतलब ये हुआ कि निजाम के नीचे अगर कोई काम करता था तो उसका नाम क्या था? नवाब था। अच्छा, चूंकि आज हैदराबाद और कर्नाटक दोनों का स्वरूप चेंज हुआ है तो जिस कर्नाटक को आज हम लोग जानते हैं वो स्टेट है, तो कंफ्यूजन हो जाता है कि मैं इतना बड़ा स्टेट में हैदराबाद के अंदर कैसे हो सकता है। तो वही चीज मैं आपको बताता हूं। तो उस समय हैदराबाद का पोजीशन ये था और उसके अधीन कर्नाटक था। कर्नाटक हम तो शब्द लिखे ना अंग्रेजी में, कर्नाटक, इस शब्द का इस्तेमाल उसके लिए, उस भौगोलिक क्षेत्र के लिए हुआ है। समझ गए? तो यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि जो निजाम है वो नवाब से बड़ा है और कर्नाटक से बड़ा कौन है? हैदराबाद है। चलिए, अब हम लोग बहुत ही सुंदर ढंग से हम लोग कर्नाटक युद्ध को पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, कर्नाटक युद्ध जो है वो भारत की धरती पर लड़ा गया, लेकिन ये भारतीय प्रभाव से नहीं लड़ा गया। यहाँ पे कर्नाटक युद्ध के जो इंटरनेशनल प्रभाव रहे और कुल मिलाकर के 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। कितने? 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए और इस तीनों कर्नाटक युद्ध के अलग अलग कारण थे, अलग अलग कारण थे। उन कारणों को भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और हम समझेंगे कि कैसे ये विदेशी प्रभाव से भारत के धरती पर युद्ध लड़ा गया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग था। आइए हम लोग देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध को। प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो टाइम फ्रेम है वो देखिए, ये शुरू होता है 1746 से 48 तक, मतलब 2 साल का लगभग ये युद्ध है। और बेसिकली ये युद्ध जो भारत की धरती पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक कहाँ है? भारत में है, लेकिन ये भारत के बीच का युद्ध बेसिकली है नहीं। ये बेसिकली किसके किसके बीच की लड़ाई का परिणाम भारत पर है? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच की लड़ाई है। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने से पहले आने वाले जो कंपनी थे पुर्तगाली और डच, उन लोगों को ये बर्बाद कर चुका था ऑलमोस्ट। तो इसके सामने कोई टिकने वाला नहीं था। लेकिन एक सरकारी कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1664 ईस्वी में भारत आई तो उन्होंने अपनी ताकत को दिखाना शुरू किया। बेसिकली मैं अगर आपको बात करूं, एक सिंपल एग्जांपल से आपको मैं बताने की कोशिश करूं, तो जो रिलेशन भारत और पाकिस्तान में आप देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का रिलेशन आप इंग्लैंड और फ्रांस को देख करके समझ सकते हैं। तो इंग्लैंड और फ्रांस में हमेशा से प्रतिस्पर्धा रहा। अगर उसका ज्योग्राफिकल मैप भी देखिएगा तो जैसे मान लीजिए कि ये इंग्लैंड है तो ये देख लीजिए ये फ्रांस है, ये इंग्लैंड, ये फ्रांस, दोनों पड़ोसी है और बीच में सिर्फ इंग्लिश चैनल है। मात्र इतना सा का दूरी है और दोनों आसपास की दूरी पर है, पड़ोसी देश है। तो इंग्लैंड और फ्रांस में दुश्मनी है, ठीक है। और किस किस चीज का दुश्मनी है? देखिए, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रश्न है, समुद्री प्रतिस्पर्धा है, उपनिवेश का विस्तार है और परंपरागत शत्रुता है। ये सब कारण से फ्रांस और इंग्लैंड एक दूसरे का विरोधी है, दुश्मन है,
ठीक है। अच्छा, फ्रांस और इंग्लैंड दुश्मन है, ये बात हम लोग समझ गए। लेकिन युद्ध का वास्तविक कारण क्या है? युद्ध का वास्तविक कारण जो है, पहला जो कर्नाटिक युद्ध हुआ उसका जो वास्तविक कारण है, उसका वास्तविक कारण है ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। अब लीजिए प्रश्न है, हमें भी तो इंग्लैंड और फ्रांस के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इंग्लैंड और फ्रांस लड़ रहा है, तीसरा का एंट्री हो गया ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया से फिर हमको क्या लेना देना है? तो लेना देना है, ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का एक कंट्री है। कहाँ का? यूरोप का। इंग्लैंड और फ्रांस दोनों भी देश यूरोप का है। यूरोप में इंग्लैंड भी और यूरोप में फ्रांस भी अपनी ताकत को दिखाना चाहता है। यानी जो देश इंग्लैंड के तरफ होगा वो इंग्लैंड का मित्र हुआ, और जो देश फ्रांस के तरफ होगा वो फ्रांस का मित्र हुआ। चूंकि दोनों में प्रतिस्पर्धा है तो ये दोनों देश चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपीय देश उसके पक्ष में चला जाए। तो जो यूरोप में कोई भी छोटी से बड़ी घटनाएं होती है तो फ्रांस और इंग्लैंड दोनों उसमें इंटरेस्ट लेता है, और दोनों को इंटरेस्ट लेने का मौका मिल गया। मौका क्या था ना कि ऑस्ट्रिया का जो राजा है ना, ऑस्ट्रिया का तत्कालीन राजा, उसका नाम है चार्ल्स सिक्स, इसकी मृत्यु हो गया। चार्ल्स सिक्स की मृत्यु हुआ। उनका कोई पुत्र नहीं था लेकिन पुत्री था। देखिए, एक नियम बना था यूरोप में, उसको सैलिक लॉ कहा जाता है। SALIC, सैलिक लॉ। सैलिक लॉ ये 500 ईस्वी के आसपास बना था, और ये कहानी कब हो रहा है? 1750 ईस्वी के आसपास, यानी 1740 के आसपास। आप सोचिए, जो 500 ईस्वी में एक नियम था कि कोई राजा का पुत्री जो है ना वो राजा नहीं बन सकता। तो उस नियम के आधार पर जो चार्ल्स सिक्स के जो पुत्री थी, मारिया नाम था उनका, मारिया थेरेसा। क्या नाम था? मारिया थेरेसा। मारिया थेरेसा अब वहाँ का राजा नहीं बन सकती थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना था कि मारिया थेरेसा को राजा बनना चाहिए, और कुछ लोग ये कहते थे चूंकि सैलिक लॉ पहले से यूरोप में लागू है इसलिए मारिया थेरेसा शासक या राजा नहीं बनेगी। इस प्रकार से दो गुटों में यूरोप बट गया, और स्वाभाविक रूप से एक गुट में इंग्लैंड गया और दूसरे गुट में फ्रांस गया। तो इंग्लैंड और फ्रांस की तो बेमिनस्ता आप समझ रहे हैं कि पूरे यूरोप को डोमिनेट करने वाला कोई दो देश है तो एक ताकतवर फ्रांस है और दूसरा इंग्लैंड है। तो दोनों के बीच में वहां से मनमुटाव शुरू हुआ। इसी समय में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न का जो है उनके बीच में मनमुटाव शुरू हुआ। लेकिन वो मनमुटाव डायरेक्ट भारत में आकर के, भारत में वो दोनों की कंपनियां थी तो भारत में आकर लड़ने लगते, ऐसा संभव नहीं था। उसके लिए कुछ ना कुछ तत्कालिक कारण होने चाहिए। तो तत्कालिक कारण में क्या घटित हुआ? तत्कालिक कारण में एक बात घटित हुआ, वो ये था कि 1745 ईस्वी में, कितना में? 1745 ईस्वी में अंग्रेजी नेवी बार्नेट ने फ्रांसीसियों के जहाज पर कब्जा कर लिया। एक तो ऑस्ट्रेलिया के युद्ध पर यूरोप में दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था, और हुआ क्या कि अंग्रेजी एक नेवी है, नेवी ऑफिसर, वो फ्रांस के जहाज को कब्जा कर लिया। तब तो लड़ाई तय हो गया था। देखिए, ये क्वेश्चन, ये जो तत्कालिक क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है कि हम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या। देख लीजिए, दोनों कारण पूछ सकता है आपसे। तात्कालिक कारण क्या हुआ? तात्कालिक कारण हुआ अंग्रेज नेवी द्वारा, अंग्रेज नेवी जिसका नाम है बार्नेट ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा किया है। तात्कालिक कारण है। जैसे नहीं कहते हैं आग में घी लगना, तो आग में घी लगाने का काम क्या है? ये घटना अंग्रेजी नेवी बार्नेट ने जो फ्रांसीसी जहाज का कब्जा किया। जो लेकिन मूल कारण अगर देखा जाए तो वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न था। तो दोनों क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एंड यू शुड बी वेरी वेरी विजिल एंड यू शुड बी द रेडी। समझ गए? तो वास्तविक कारण और तात्कालिक कारण आप लोग समझ गए हैं। कुछ घटनाओं को यदि हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या घटना हुआ, तो और मजेदार हो सकता है ये कहानी। तो चलिए हम लोग कुछ घटना को भी पढ़ने का कोशिश करते हैं। घटनाएं ऐसे घटा, फ्रांसीसी अपने जहाज
के कब्जा करने के विरुद्ध अब बदले की भावना से मचल रहा था। स्वाभाविक बात था, फ्रांस को गुस्सा आएगा, क्योंकि फ्रांस के जो आप देख रहे हैं जहाज को किसने कब्जा किया, अंग्रेजों ने, तो फ्रांस बदला लेने के लिए मचल रहा है। इसी क्रम में अच्छा जिस समय यह घटना हो रहा था, आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजी कंपनी का जो कमांडर था, आप उस समय देखिए तो क्लाइव, आयरकूट और कोई था, तो फ्रांस में उस समय था डुप्ले। फ्रांस का गवर्नर कौन था, डुप्ले था। तो डुप्ले ने चालाकी क्या किया कि डुप्ले ने मॉरिशस से फ्रांसीसी गवर्नर बोर्डेन को बुलाया, कि उस समय फ्रांस का जो कंपनियां मॉरिशस में भी था, तो भारत से मॉरिशस नज़दीक में है, तो वो फ्रांस से अपनी सेना को बुलाता। उससे अच्छा है कि मॉरिशस में उसका एक बड़ा कमांडर था जिसका नाम था बोर्डेन। बोर्डेन को डुप्ले ने भारत बुलाया, अपना ताकत बुलाएगा तब न लड़ेगा जी। तो बोर्डेन को बुलाया एवं मद्रास को घेरा। मद्रास तो आप जानते हैं, देखिए भारत का मैप में मद्रास देखिए, ठीक है। तो मद्रास को घेर लिया और मद्रास को जीत गया। कौन, फ्रांसीसी लोग। ध्यान से सुन रहे होंगे आप लोग। तो फ्रांसीसी लोग अपना ताकत को मॉरिशस से बुलाया, बोर्डेन नामक गवर्नर को, और मद्रास को घेर करके मद्रास को जीत गया। अभी देखिए क्या होगा। 1746 ईस्वी में यह काम हुआ, जब अंग्रेज कर्नाटक के नवाब से अनुरोध किया कि वह उसके क्षेत्र को फ्रांसीसियों से रक्षा करे। अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल के आया। यह तो दो यूरोपियों के बीच में युद्ध था, तीसरा एंट्री हुआ भारतीय का, क्योंकि भारत के भूभाग पर यह लड़ा जा रहा था। तो वो जो कर्नाटक का क्षेत्र है, मैं अब पहले बता दिया, वो किसके अधीन था, वो नवाब के अधीन था। और नवाब फाइनली किसके अधीन था, निजाम के अधीन था। तो अंग्रेज अब कहता है नवाब को कि देखिए आपके धरती पर मैं हूं और फ्रांसीसी मेरा क्षेत्र जीत रहा है, मद्रास वाला इलाका छीन रहा है, आप हमको उससे बचा लीजिए। क्योंकि नवाब के नाते, नवाब का मतलब क्या हुआ, उस पूरे एरिया का हेड। तो मद्रास जो प्रेसिडेंसी उस समय देख रहे हैं वो हैदराबाद का हिस्सा हुआ करता था। तो नवाब जो कर्नाटक का जो नवाब है वो उसके अधीन मद्रास था। तो अंग्रेजों का कहना यह था कि चलिए देखिए ये मद्रास हमसे जबरदस्ती फ्रांसीसी वाला छीन रहा है, आप हमको उससे बचा लीजिए। तो तीसरा एंट्री अब इंडियन का हो गया। बहुत कॉम्प्लेक्स है लेकिन बहुत आपको मजेदार लग रहा होगा, आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे कैसे किसका किसका एंट्री हो रहा है। तो पहले फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहा था। अंग्रेज अधिकारी ने जहाज जब्त किया, किसका, फ्रांसीसी का, और उसके बदले में फ्रांसीसी बदला लेने के लिए मॉरिशस से एक कमांडर को बुलाया जिसका नाम था बोर्डेन। बोर्डेन आया, मद्रास को जीता। अब अंग्रेज को डर लगने लगा फ्रांसीसी से, तो वो किसके पास जा रहा है, वो जा रहा है वहाँ के नवाब के पास। तो वहाँ के नवाब से अनुरोध किया कि मेरा जो है ये जो क्षेत्र जीत रहा है फ्रांसीसी जबरदस्ती, उससे बचाइए। उस समय का नवाब था अनवरुद्दीन। अब देखिए अनवरुद्दीन क्या करता है, बड़ी इंटरेस्टिंग होगा। अभी देखिए, नवाब कर्नाटक के सुप्रीमो होने के कारण फ्रांसीसियों को मद्रास लौटाने को कहा, जिसे फ्रांसीसियों ने इनकार कर दिया। कर्नाटक का नवाब अनवरुद्दीन फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया और डुप्ले के साथ कुछ विवाद के कारण बोर्डेन फ्रांस चला गया। बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। यहाँ पे जो कर्नाटक का नवाब है, अरे उसको जब बोला होगा अंग्रेज तो ये भी फूल गया होगा, हमको बड़ा मान रहा है। तो कर्नाटक का जो नवाब है अनवरुद्दीन, वो एक मतलब क्या है, फरमान जारी कर दिया फ्रांसीसियों के दिन अगेंस्ट में कि जल्दी से मद्रास छोड़ दो, जबरदस्ती तुम क्यों अंग्रेज वाला तुम मद्रास ले रहे हो। लेकिन फ्रांसीसी पूरी ताकत से छीना था अंग्रेज से, वो बोला नहीं छोड़ेंगे, जो करना है कर लीजिए। तो जो कर्नाटक का नवाब है उसका नाम है अनवरुद्दीन, वो गुस्से में आकर के वो किस पे, फ्रांसीसियों पर आक्रमण कर दिया। और इसी बीच में डुप्ले का और बोर्डेन के बीच में विवाद हो गया। बोर्डेन और डुप्ले दोनों दोस्त है ना, बोर्डेन को बुलाया है किसने, डुप्ले, दोनों फ्रांसीसी है, अंग्रेज से लड़ना था, लेकिन हो गया होगा किसी बात पर दोनों के बीच में विवाद। तो इस विवाद के वजह से डुप्ले को बहुत लॉस हो गया, क्योंकि डुप्ले अकेले पड़ गया और बोर्डेन फिर लौट गया, बोला चलिए आपको, आपसे कौन लड़ने के लिए आता है, तो आपको मैं सपोर्ट करने आया हूं, आप मुझसे ही लड़ रहे हैं। तो बोर्डेन वापस चला गया।
बच गया अकेले कौन? डुप्ले। और डुप्ले पर आक्रमण कौन कर रहा है अब? भारत का नवाब। भारत का नवाब कौन है? अनवरुद्दीन। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग खेल हो रहा है। फिर से अकेले डुप्ले फंस गया है, लेकिन फंसा है तो क्या हुआ वो देखिए। डुप्ले के साथ कुछ विवाद के कारण बोर्डन फ्रांस चला गया। अब देखिए डुप्ले के पास मात्र 300 का सेना है। कितने का सेना है? मात्र 300 का सेना है। 300 लोग हैं उसके सेना में। और 10,000 का सेना किसका? 10,000 का सेना वो नवाब का, अनवरुद्दीन का। नवाब किसके पक्ष में जा रहा है? अंग्रेज के पक्ष में, क्योंकि अंग्रेज ने उसके पास अर्जी लगाया है। अंग्रेज ने केस किया है किसके पास? नवाब के पास। अनवरुद्दीन की 10,000 की सेना और डुप्ले की 300 की सेना आपस में भिड़ गया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि अनवरुद्दीन की 10,000 की सेना डुप्ले की 300 की सेना के सामने पस्त हो गया, यानी फ्रांसीसी जीत गया। डुप्ले ने मात्र 300 की सेना से अनवरुद्दीन की सेना को तहस नहस कर दिया। इससे आप एक बात का अंदाजा लगा लीजिए कि भारत की जो परंपरागत सैनिक व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, उसका एक्चुअल में पोल खुल गया कि आप लाखों लोगों से लड़िएगा तब भी यूरोपीय से आप जीत नहीं सकते, क्योंकि यूरोपीय के पास अपनी टेक्नोलॉजी है। उसके पास बम है, बारूद है, तोप है, और आप किससे लड़ रहे हैं? तलवार से लड़ रहे हैं, भाला से लग रहे हैं, बरछा से लग रहे हैं, हाथी घोड़ा लगा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। बंदूक, तोप, बम के सामने लाठी, पैना, हथियार जो है अस्त्र, उससे काम नहीं चलेगा। बेसिकली हम कहें तो यहीं से भारतीय सैन्य व्यवस्था का पोल खुल गया और यूरोपीय लोग ये मानने लगे कि भारत की सेना चाहे कितना भी हो, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके पास कोई भी लड़ने की टेक्नोलॉजी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक अवधारणात्मक ढंग से भारतीयों को लॉस हुआ जब नवाब की सेना 10,000 की सेना 300 की सेना के सामने ढेर हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। यह युद्ध कहाँ हुआ था? यह सेंटे-थोमे में हुआ था। कहाँ पे? सेंटे-थोमे नामक एक जहाज पर फ्रांसीसी और नवाब के बाद युद्ध हुआ। 300 की सेना नवाब को हरा दिया। अब डुप्ले मद्रास के निकट सेंट डेविड पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार अंग्रेजों ने चालाकी से सेंट डेविड के किला को बचा लिया, वो हारा नहीं। हालांकि इस बात से यही स्पष्ट हुआ इतना एनालिसिस से कि डुप्ले अपनी पूरी शक्ति को प्रदर्शन कर चुका था भारत की धरती पर। भारत में डुप्ले मजबूत हो गया था और वो साबित कर दिया था कि उसको रोकने वाला ना तो अंग्रेज है और ना तो इंडियन नवाब है। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसके बारे में यदि कुछ और बात करें तो ये लड़ाई लंबा चल सकता था। एक तरफ अंग्रेज सेंट डेविड को बचा चुका था, दूसरे तरफ डुप्ले अपनी ताकत को दिखा चुका था। डुप्ले एक महत्वाकांक्षी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था। वो बहुत ही अटैकिंग जो है एक प्रकार से कह सकते हैं स्ट्रेटजी फॉलो करता था। तो अब जो है ये युद्ध और भी खतरनाक स्थिति में जा सकता था। वो अंग्रेज से अब डर नहीं रहा था और न तो भारत के नवाब से डर रहा था, इसलिए युद्ध लंबा चलता। आप लोग जानते हैं कि युद्ध लंबा चलना किसी के लिए अच्छा नहीं है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ने ना चाहते हुए भी संधि कर लिया, ना चाहते हुए भी संधि कर लिया। तो ये संधि जो किया, ये संधि जर्मनी में एक जगह है, उस जगह का नाम है एला सैपल। इसको कुछ लोग एला चैपल भी कहते हैं। एला सैपल को एला चैपल भी कहते हैं। एला चैपल कहाँ है? जर्मनी में है। और वहाँ पे संधि हो गया और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में समझौता स्थापित हो गया कि चलिए ठीक है, किस लिए हम लोग लड़ रहे हैं आपस में, चलिए संधि कर लेते हैं, ज़्यादा लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो ये संधि हुआ। वो संधि कहाँ हुआ? एला चैपल में। याद रखिएगा, तो पहला कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हो रहा है किस संधि से हो रहा है? एला चैपल से। किससे हो रहा है? एला चैपल संधि से पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। संधि का शर्त क्या था वो देखिए। चूंकि मद्रास तो अंग्रेजों से छीन लिया था, कौन? फ्रांसीसियों ने। इसीलिए संधि के अनुसार से मद्रास जो है अंग्रेजों को वापस कर दिया। अब संधि हो गया ना, अब लड़ाई खत्म हो गया, तो वो कहा होगा अंग्रेज भाई दे दीजिए मेरा मद्रास, अब इसलिए रख रहे हैं, हम लोग दोनों दोस्त बन जाते हैं, तो मद्रास उसको वापस कर दिया गया। लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स कि फ्रांसीसी मद्रास को देंगे, इतना मेहनत से वो जीता था तो कहीं न कहीं फायदा लेता। तो इन्होंने अमेरिका में भूखंड लिया। किससे? इंग्लैंड से। इंग्लैंड का भूखंड अमेरिका में हुआ करता था, उसका नाम था लुइसबर्ग। फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुइसबर्ग दिया।
तो समझो, दो जीता हुआ पार्टी को कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। मद्रास छीना था, मद्रास दे दिया भारत में, कोई बात नहीं, लेकिन अमेरिका में क्या लिया? लुइसबर्ग लिया। और जो तीसरा संधि का शर्त हो गया, वो उसका प्रभाव देखिए, इस युद्ध का प्रभाव देखिए, भारतीय परंपरागत सैनिक का ताकत का पोल खुल गया। ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप लोग ने जो पहली बार या जो दोबारा भी पढ़े होंगे कर्नाटक का पहला युद्ध, सबको क्लियर हुआ होगा, मैं ऐसा आशा करता हूं। लेट अस सी, आप लोग इतना अच्छा मेहनत से पढ़े हैं, कैसे आप जवाब देते हैं इसका ये देखिए। कह रहे हैं कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध का वास्तविक कारण क्या था? उपनिवेश का विस्तार, परंपरागत शत्रुता, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न या समुद्री प्रतिस्पर्धा? वंडरफुल। फर्स्ट आंसर फ्रॉम द खुशबू, प्रशांत, उत्कर्ष, ऋचा, एकता, प्रीति, राजश्री, प्रकाश, गीतांजलि, प्रणव, श्रवण, अभिषेक, अभुषेक, नेनुता, रिया, संगम, ऋषि, शिखा, अमित, धर्मपाल, ब्यूटी, आशिक, के एमडी तौकीर। तो बहुत ही सुंदर आंसर चुने हैं आप। नेक्स्ट आइए, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? हम बोल दिए हैं, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है और आप लोग आंसर दिए हैं, फ्रांसीसी जहाज का अंग्रेजी नेवी द्वारा कब्जा। किस संधि के बाद कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हुआ? अभी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। चलिए द्वितीय युद्ध का हम पृष्ठभूमि बताते हैं। पहले युद्ध का जो पृष्ठभूमि था वो था यूरोप की धरती पर ताना बाना बुना गया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर, और वो भारत के धरती पर आके फैला और युद्ध हुआ कर्नाटक के इलाका में। कर्नाटक जो कि हैदराबाद राज्य का एक हिस्सा था। इस बार क्या हो रहा है? इस बार जो समस्या उत्पन्न होगा वो भारत से होगा। कहां से होगा? भारत से होगा। भारत में कहां से समस्या हो सकता है? जिस एरिया में लड़ाई हो रहा है वहां पे दो क्षेत्र प्रमुख है। यहां पे दिख रहा है आप लोग को? यस, ये वाला देखिए। तो ये राज्य मान लीजिए कि हैदराबाद है, और हैदराबाद का ये राज्य मान लीजिए कर्नाटक है। तो यहां पे क्या है? निजाम है, और यहां पे क्या है? नवाब है। इस बार जो द्वितीय वाला जो होगा केस, तो बेसिकली हैदराबाद में भी ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगा कि अगला निजाम कौन बनेगा। हैदराबाद में भी समस्या है, और कर्नाटक में भी यह समस्या उत्पन्न हो गया कि अगला नवाब कौन बनेगा। तो यहाँ पे अब देख लीजिए, ये जो द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हो रहा है उसका जो जड़ है, उसकी जो आग सुलग रहा है वो भारत की धरती पर सुलग रहा है। क्या हम सीख रहे हैं कि हैदराबाद का निजाम जो अगला होने वाला है वो कौन होगा, और फिर कर्नाटक में भी नवाब बदलना है तो वो अगला नवाब कौन होगा। दो गुट में बढ़ जा रहा है, और यही दो गुट का फायदा हो रहा है। एक गुट में अंग्रेज चला जा रहा है और एक गुट में फ्रांस चला जा रहा है। प्रश्न है भारत का, लेकिन प्लेयर कहाँ का है? वो यूरोप का है। देखिए कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 49 से 54 या 55। देखिए यहाँ पे पहला हुआ था 1746 से 48, यानी ज्यादा देर तक रुका नहीं। पहला जो है 1746 से 48 चला, ठीक है, और तुरंत 49 में दूसरा शुरू हो गया। जो दूसरा शुरू हुआ है वो देखिए चला है लगभग 5-6 साल, वो 54 या 55 तक चला। ठीक है, अलग अलग किताबों में मिलता है, तो बेसिकली आप 55 मान लीजिए, 54 मान लीजिए। तो ये जो लड़ाई है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, उसमें जो मेन प्रश्न उठ रहा है वो हो रहा है अनवरुद्दीन का। किसका? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन के बारे में भी बताया, वो कौन था? वो है कर्नाटक का नवाब। बेसिकली अनवरुद्दीन कन्नौजिया शेख था, वह अवध का नवाब था। उस इलाके में वो शासन करने के लिए कुछ प्रशासक के रूप में आया था, और संजोग से उसको मौका मिला तो वो कर्नाटक का भी नवाब बना। समझ गए? तो बेसिकली कर्नाटक के नवाब के वंश से कोई रिलेशन नहीं था अनवरुद्दीन का, एक बाहरी व्यक्ति था। लेकिन कहते हैं ना, उत्कर्ष होता है, किसी के कहीं जाने पर भाग्य चमक गया, तो एक कर्नाटक का नवाब बना था। कौन? अनवरुद्दीन। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात अब सुनिए। कर्नाटक के प्रथम युद्ध समाप्त होने के बावजूद अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में वैमनस्यता कमी नहीं आया। वो दोनों में देखिए वो टेम्पररी एक प्रकार से समझौता था, अंदर मन से दोनों का लड़ाई खत्म नहीं हुआ था। किसका? अंग्रेज का और फ्रांसीसियों का।
भारतीय पटल पर राजनीतिक स्थिरता कर्नाटक के राज्य में आया। नियमतः कर्नाटक हैदराबाद के निजाम के अधीन आता था। हम जो पहले बता दिए कि कर्नाटक जो आता था हैदराबाद निजाम के अधीन आता था। स्वतंत्र हैदराबाद के संस्थापक जो था उसका नाम है निजामुल मुल्क। ये क्वेश्चन भी आपको पूछता है। ये बेसिकली 1724 ईस्वी में स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किया था। स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना किया था किसने? निजामुल मुल्क ने। ये निजामुल मुल्क ने मुगलों को चुनौती देते हुए अपनी एक स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था। चिनकलीज खां इसी का नाम था। अच्छा, 1724 में यह स्थापना किया था, लेकिन 1748 ईस्वी में चिनकलीज खां मर गया। अभी देख लीजिए पोजीशन देखिए, 1748 में मरा और लड़ाई शुरू हो गया 1749 में। अभी बोले थे ना कि निजाम का प्रश्न, अब अगला निजाम कौन होगा? जब तक चिनकलीज खां जिंदा था, जब तक निजामुल मुल्क जिंदा था तो कोई प्रश्न ही नहीं था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र किया था, हैदराबाद सही ढंग से चल रहा था। लेकिन उसके मरने के बाद अगला निजाम कौन बनेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह हो गया। दावा कई लोग ठोकेंगे, और कौन कौन ठोक रहा है देखिए जरा एक बार। चिनकलीज खां के मृत्यु 1748 के बाद निजामत उसके पुत्र नासिर जंग को मिला। स्वाभाविक था, निजामुल मुल्क का एक बेटा था नासिर जंग, उसको निजाम बनाया गया। इसको मुजफ्फर जंग जो कि चिनकलीज खां का नाती था ने चुनौती दे दिया। अच्छा बताइए, नासिर जंग बना था, ठीक ठाक ही बना था, बाप का निजाम, बाप निजाम था तो बेटा निजाम बना था। लेकिन उसका एक नाती है जिसका नाम है मुजफ्फर जंग, वो कहा कि नहीं मैं बनूंगा। अब आप लोग को लगता होगा कि नाती यानी कि मामा को मामा ही हुआ और मामा को भांजा हुआ, तो कैसे चैलेंज कर रहा था? उसका कोई तुक नहीं था, बेटा को मिलना चाहिए। लेकिन मुजफ्फर जंग ने जिस पॉइंट पर चुनौती किया था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखिए नासिर जंग जो है, अभी आपको मैं छोटा सा इसको सबको डिलीट करके थोड़ा सा बताऊं, ये देखिएगा समझिएगा। ये रहा निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क का मान लीजिए कि पहला वाला बेटी हुआ और दूसरा वाला बेटा हुआ, तो बेटी का जो पुत्र है वह है मुजफ्फर जंग। बेटी का पुत्र मुजफ्फर जंग है और बेटा का नाम है नासिर जंग। इसके मरने के बाद बन जाता है ये, तो बेटी भी तो कह सकती है कि मेरा भी तो दावा है, हम उससे बड़े हैं। समझ में आया? ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसी ग्राउंड पर उसका जो नाती है मुजफ्फर जंग कहता है कि मेरी माँ जो है नासिर जंग से यानी मेरे मामा से बड़ा है, तो मुझे बनना चाहिए निजाम, क्योंकि मेरा माँ का हक है, तो माँ का हक मेरा होगा न कि मेरे मामा का होगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग था। तो चाहे जो भी हो, दोनों के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। कौन बनेगा? नासिर जंग बनेगा? कौन बनेगा? नासिर जंग बनेगा कि मुजफ्फर जंग बनेगा? अब इस विवाद में आप जानते हैं ना, यूरोपीय लोग माहिर होते हैं, तो एक का पक्ष जो है अंग्रेज ले लिया और एक का पक्ष फ्रांस ले लिया। नासिर जंग के साथ अंग्रेज चला गया और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर दिया फ्रांसीसी ने। तो देखिए, काउज तो भारतीय ही था, लेकिन अब फिर से यूरोपीय इसमें शामिल हो गया और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स मेथड हो गया इसमें। बड़े इंटरेस्टिंग है। अभी आप लोग समझ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा। अभी आपको फिर पढ़ता हूं मैं। इसको मुजफ्फर जंग जो कि चिनकलीज खां का नाती था ने चुनौती दिया और निजाम बनने का दावा पेश किया। इसने नासिर जंग के साथ अंग्रेजों को मिला तो मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों को। अभी मैं पहले बता दिया कि नासिर जंग को साथ कौन दे दिया? अंग्रेज दे दिया। और मुजफ्फर जंग को साथ कौन दे दिया? फ्रांसीसी दे दिया। तो अब लड़ाई भारी होने वाला था। साथ साथ मुजफ्फर जंग को एक और लोग सपोर्ट कर दिया। वो कौन था? कर्नाटक का नवाब का दामाद। कर्नाटक का नवाब का दामाद है एक, उसका नाम है चांद साहब। क्या नाम है? चांद साहब। अब ये चांद साहब कौन है? चांद साहब जो है ना, कर्नाटक का एक नवाब है। कर्नाटक का नवाब जिसका नाम है दोस्त अली। क्या नाम है? दोस्त अली। और दोस्त अली का एक दामाद है, उसका नाम है चांद साहब। तो चांद साहब ने भी मुजफ्फर जंग को क्या किया? सपोर्ट कर दिया। यहाँ पे आपको अगर हम दो भाग में कर दें और आपको समझाने के लिए इस प्रकार से करें तो कैसे कैसे हुआ। एक देखिए हुआ नासिर जंग, एक हो गया नासिर जंग और दूसरा हुआ मुजफ्फर जंग। कौन हुआ? मुजफ्फर जंग। नासिर जंग जो है चिनकलीज खां का बेटा है।
मुजफ्फर जंग चिनखलीज खां का नाती है। ये दोनों जो दोनों है किस पद के लिए, निजाम पद के लिए लड़ रहा है कि निजाम हैदराबाद का निजाम कौन बनेगा, इसके लिए लड़ रहा है। कौन, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। नासिर जंग को सपोर्ट करने के लिए आया अंग्रेज, इंग्लिशमैन, यानी कि अंग्रेज इसको सपोर्ट करेगा। और मुजफ्फर जंग को कौन सपोर्ट कर रहा है, फ्रांसीसी। और फ्रांसीसी के साथ एक नंबर में फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहा है और दूसरे नंबर में इसको सपोर्ट कर रहा है कौन, चांद साहिब। कौन कर रहा है, चांद साहिब। तो चांद जो साहिब है ये कौन है, ये है दोस्त अली जो कि नवाब है कहाँ का, कर्नाटक का, उसका ये दामाद है। इधर कर्नाटक के नवाब पद, अच्छा वो उधर तो खेल हो गया, उधर तो लड़ाई होगा, ठीक है, समर्थन मिला है। ये तो वही बात बताया, दोस्त अली कर्नाटक का नवाब था, चांद साहिब उसका दामाद था। इधर कर्नाटक के नवाब पद के उत्तराधिकार का जंग छिड़ गया। अब देखिए वहां तो निजाम पद के लिए जंग छिड़ा था, अब कर्नाटक में नवाब पद के लिए भी जंग छिड़ गया। कर्नाटक में नवाब पद के लिए जंग कैसे छिड़ा, क्योंकि मैं क्या बोला, अनवरुद्दीन जो था कनौजिया शेख था, उसका घर द्वार यहाँ पे कर्नाटक में नहीं था, लेकिन वो नवाब बन बैठा था। अब जो दोस्त अली के मरने के बाद उसका पुत्र नहीं था दोस्त अली का, लेकिन उसका दामाद तो था चांद साहिब, उसको नवाब बनना था, लेकिन बन गया है नवाब कौन, अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन और चांद साहिब में यहाँ कर्नाटक में भी लड़ाई है। तो अब देखिए कर्नाटक में भी दो खंड हो गया। कर्नाटक में किस पद के लिए, नवाब पद के लिए दो खंड हो गया। देखिए अभी यहाँ पे आइएगा, अब तो फिर से इसको, वो तो हैदराबाद को देखे, अब कर्नाटक में नवाब पद है। कर्नाटक में कौन सा पद, नवाब पद। यहाँ दो खंड है, एक खंड अनवरुद्दीन का और दूसरा खंड किसका, चांद साहिब का। चांद साहिब का, इसका कर्नाटक के नवाब से कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंधी नहीं है। लेकिन चांद साहिब का जो ससुर है उसका नाम क्या है, दोस्त अली, यानी कि इसका कोई न कोई परिवार है। तो ये इनको लोग कह रहा है कि जब आपका कोई परिवार ही नहीं, कोई हक ही नहीं है, तब काहे आप नवाब बन बैठे हुए हैं, चांद साहिब को गद्दी दे दीजिए। तो अब इंटरेस्टिंग बात आप लोग सीखे कि ये ऐसा समय है 1749 का पीरियड है, कैसा पीरियड है कि कर्नाटक में भी लड़ाई चल रहा है, वहाँ नवाब के लिए चल रहा है, और हैदराबाद में भी लड़ाई चल रहा है, वहाँ निजाम बनने के लिए चल रहा है। अभी देखिए होगा क्या, उसको देखते हैं। लेकिन मैटर क्लियर हो गया है, टीम बन चुका है। टीम में एक साइड में अंग्रेज, दूसरे साइड में फ्रांस। अंग्रेज को सपोर्ट में नासिर जंग हैदराबाद से, और हैदराबाद से इधर किसको सपोर्ट में, मुजफ्फर जंग, ठीक है। और अब यहाँ पे अगर आप कर्नाटक आ जाते हैं तो कर्नाटक में कौन मिला इसमें, अनवरुद्दीन, और कर्नाटक में इधर कौन, इधर चांद साहिब। अब आप समझ गए ना। अब आप देखिए युद्ध को अब आराम से समझिएगा। अब जो युद्ध होगा, जो घटनाएं होगा, उसको आप बहुत वंडरफुल समझिएगा। अब देखिए युद्ध छिड़ गया, दो टीम बन गया है, दोनों टीम में युद्ध छिड़ गया। कर्नाटक का दूसरा युद्ध शुरू हुआ। दूसरा युद्ध शुरू हुआ तो डुप्ले अभी देखिए है, डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले मुजफ्फर जंग ने चांद साहिब की संयुक्त सेना, तीनों का सेना मिल गया। डुप्ले कौन हुआ, फ्रांसीसी, यही ना सिखाए, फ्रांसीसी। तो डुप्ले मुजफ्फर जंग हैदराबाद वाला, निजाम जो बन रहा है, और चांद साहिब ये नवाब कर्नाटक का, ये तीनों की सेना, अभी तो टीम बना दिए थे, ये तीनों की संयुक्त सेना 3 अगस्त 1749 ईस्वी को अंबर नामक स्थान पर अनवरुद्दीन को हराया। अनवरुद्दीन कौन है, अंग्रेज का पार्टी है, उसको हराया और मार ही डाला उसको, अनवरुद्दीन को खत्म ही कर दिया। फ्रांस का संयुक्त सेना किसके किसके साथ, फ्रांस का मतलब डुप्ले, फिर मुजफ्फर जंग, चांद साहब, ये तीनों मिल करके अनवरुद्दीन को अंबर नामक स्थान पर मार डाला। तो अंग्रेज का एक पार्टनर तो खत्म हुआ। अब अनवरुद्दीन का एक पुत्र है,
वो भागा, क्योंकि अनवरुद्दीन का पुत्र अगर रहेगा तो उसके पुत्र को भी मार डालेगा। तो वो भाग करके शरण लेता है कहाँ, त्रिचीनापल्ली। और जैसे ये देखिएगा, अंबर अगर यहाँ है तो इसको यहाँ हराया तो इसका बच्चा भाग करके और इधर आ गया ताकि वो जान उसका बच सके, भागा है वो। अंग्रेजों की सहायता की प्रार्थना की, जबकि मोहम्मद अली जो अनवरुद्दीन का पुत्र को तिरुनाचली पर घेर कर रखा गया। देखिए यहाँ इंटरेस्टिंग क्या है कि ये जो अनवरुद्दीन का जो पुत्र है उसका नाम मोहम्मद अली है। वो अंग्रेजों को कहता है देखिए आपको साथ देने वाले थे, आपका समर्थन में हम थे, देखिए हमको, मेरे पिताजी को तो मार दिया, मुझे बचा लीजिए कम से कम। अंग्रेज को ये मैसेज दिया। लेकिन क्या मजाल है कि अंग्रेज अचानक वहां पहुंच जाए। उसको तो घेर के रखा था फ्रांसीसियों ने। किसको? जबकि मोहम्मद अली अनवरुद्दीन का पुत्र को तिरुनाचलपल्ली में ही घेर के रखा था। किन लोगों ने? यही तीनों सेना ने। आने की अनवरुद्दीन को मार दिया और अनवरुद्दीन के बेटा को वही तीनों सेना आने की फ्रांसीसी की सेना घेर के रखा था। उसका भी बचने का कोई ठिकाना नहीं था। बेचारा वहां से चिट्ठी लिख रहा था अंग्रेज को, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मेरे पिताजी की हत्या ऑलरेडी हो चुका है, मुझे कम से कम बचा लीजिए। तो ये कंडीशन है। आनी फ्रांसीसी भारी पड़ रहा है किस पे? अंग्रेज पर। अगला देखिए, ये तो कर्नाटक में ऐसी घटना हुआ। हैदराबाद में क्या घटना हुआ देखिए। इधर 1750 ईस्वी में नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को हरा दिया। अब देखिए उल्टा हो गया। यहाँ अंग्रेज का एक, ये नासिर जंग कौन है? ये अंग्रेज को समर्थन देने वाला है। तो नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग को हरा दिया। लेकिन मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कौन कर रहा है? डुप्ले, मतलब फ्रांसीसी। परंतु डुप्ले ने नासिर जंग के विरोधियों को साथ में लेकर के पुनः उस पर आक्रमण कर दिया और नासिर जंग को हरा करके उसकी हत्या कर दी। तो दोनों साइड कहां पे? कर्नाटक में भी फ्रांसीसियों का एक प्रकार से कहिए जीत हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने विरोधी अनवरुद्दीन को मारा जो अंग्रेज का समर्थन करता था। और हैदराबाद में भी पहले तो नासिर जंग कुछ जीता, लेकिन जब फ्रांसीसी उस पर आक्रमण किया तो फ्रांसीसी अपनी ताकत को दिखा करके वहां नासिर जंग को भी मार दिया। तो मोटा मोटी आप देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है कि फ्रांसीसी जो है दूसरे कर्नाटक युद्ध में भी अपनी ताकत को बता रहा है। दोनों जगह अंग्रेज को लॉस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे अनवरुद्दीन मारा गया, उसी का पार्टी था, वहाँ नासिर जंग मारा गया, उसी का पार्टी था। अब आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। अब मुजफ्फर जंग को दक्षिण का सूबेदार बनाया और डुप्ले ने पांडिचेरी से, समझ गया, मुजफ्फर जंग को दक्षिण का सूबेदार पांडिचेरी से घोषित कर दिया। पांडिचेरी में अब ये गया। पांडिचेरी फ्रांसीसियों का बड़ा बस्ती था और बहुत ही प्यारा बस्ती था पांडिचेरी। पांडिचेरी में जा करके पूरे शान से डुप्ले ने अब कह दिया कि मुजफ्फर जंग ही दक्षिण का सूबेदार रहेगा, उसको कोई चुनौती नहीं देगा। तो अंग्रेजों ने, वो अंग्रेज ही तो खेल खेलता था, अपना रोटी सेकने के लिए दूसरे को बनाने की कोशिश करता था। तो मुजफ्फर जंग जो कि चिनकलीज खां का नाती था वही विजयी हुआ। उसका बेटा, चिनकलीज खां का बेटा मारा गया। यानी दोनों साइड में फ्रांसीसी का विजय हुआ। इंटरेस्टिंग है। अभी और कुछ देखते हैं, कुछ बातें। अब क्या हुआ है कि इसी बीच फ्रांसीसी सेनापति बूसी ने जिंजी को जीत लिया। अच्छा, फ्रांस का एक सेनापति है बूसी, ये बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही ताकतवर सेनापति है फ्रांस का बूसी, समझ गए। अब वो तमिलनाडु का जिंजी का इलाका है। जिंजी तमिलनाडु में बहुत प्रसिद्ध जगह है। जिंजी देखिएगा, मराठा काल में बहुत बार जिंजी का चर्चा आएगा। संभाजी, शिवाजी जिंजी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किए हैं। तो जिंजी का इलाका कौन जीता? फ्रांसीसी सेनापति बूसी ने जीता। जिंजी कहाँ है? तमिलनाडु में। लेकिन मुजफ्फर जंग का निजामी अल्पकालीन रहा और जनवरी 1751 ईस्वी में एक आकस्मिक युद्ध में मुजफ्फर जंग मारा गया। अब देखिए दुर्भाग्य क्या था फ्रांसीसियों का या मुजफ्फर जंग का, ये जीता तो दोनों साइड में, लेकिन एक साधारण सा एक युद्ध हुआ और संजोग से मुजफ्फर जंग भी मारा गया। तो जो मुजफ्फर जंग बड़ी मेहनत से नासिर जंग को हरा करके अंग्रेजों को धता बता करके निजाम बना था, वो ज्यादा दिन तक निजाम रह नहीं पाया, वो भी कोई युद्ध में मारा चला गया। तो अब देखिए फ्रांसीसी की, अब देखिए हैदराबाद में जब उसका आदमी, जब जो निजाम हो वो मारा जाएगा तो एक प्रकार से कमजोर हो गया। अब कमजोर हो गया तो क्या होगा देखिए। हाँ, बूसी अब चिनकलीज खां के तीसरे पुत्र सलावत जंग को निजाम बनाया। यह फ्रांसीसियों की चरम शक्ति था। तो
तो देखिए अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो सलावत जंग है वो चिनकलिज खां का तीसरा पुत्र है। तो चूंकि अब दोनों, पहला वाला तो उसका पुत्री था, दूसरा नंबर पर नासिर जंग था, पुत्री का पुत्र भी अब मारा गया है, अब जो है उस नासिर जंग भी मारा गया, तो तीसरा बच गया सलावत जंग। अब चूंकि ये कह सकते हैं कि जो हैदराबाद की राजनीति है, हैदराबाद की राजनीति जो है वो किस लिए है? हैदराबाद की राजनीति है अब फ्रांसीसियों के हाथ का कठपुतली हो गया, क्योंकि फ्रांसीसी जो चाहेगा वो ही हैदराबाद में होगा, जिसको चाहेगा वो बना देगा राजा। अभी बनाया था मुजफ्फर जंग को, अभी मुजफ्फर जंग मारा गया तो सलावत जंग को बना गया। अंतिम फेज देखिए, अंग्रेज मोहम्मद अली की प्रार्थना को स्वीकार किया था, परंतु कूटनीति से काम लिया। अब देखिए मोहम्मद अली कौन है? मोहम्मद अली है कौन? अनवरुद्दीन का बेटा, जो कि अभी कहाँ है? वो तिरुचिरापल्ली में वो छकाया हुआ है। अंग्रेजों को उन्होंने चिट्ठी लिखा था कि हमको बचा लीजिए। अंग्रेज बचाना तो चाहता था, लेकिन अंग्रेज सीधा डायरेक्ट वहां आने का हिम्मत ही नहीं दिखा पा रहा था। अब लेकिन होगा क्या देखिए, लेकिन अंग्रेज यहाँ पे कूटनीति का सहारा लिया और बहुत ही शानदार काम किया। कूटनीति का सहारा लिया, वे सीधे तिरुचिरापल्ली ना जाकर के चांद साहब की राजधानी आरकाट पर, चांद साहब की राजधानी आरकाट पर, अभी देखिए तिरुचिरापल्ली यहाँ है और आरकाट यहाँ है। अंग्रेज जो है अभी देखिए वो जो मोहम्मद अली है यह यहाँ पे घिरा हुआ है। कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में मोहम्मद अली घिरा हुआ है। अंग्रेज को बचाना रहता तो तिरुचिरापल्ली आता, लेकिन अंग्रेज इतना कम दिमाग वाला नहीं है। वो क्या किया, वो डायरेक्ट उसको बचाने के लिए तिरुचिरापल्ली नहीं गया, वो कहा कि अच्छा देखते हैं, तो चांद साहब का जो किला है ना आरकाट, जहां चांद साहब रह रहा है, उसी को घेर लिया, क्योंकि चांद साहब तो सपोर्ट कर रहा है फ्रांसीसी को और चांद साहब के सहयोग से उसको घेरा हुआ था। यहाँ उल्टा पड़ गया उसको, चांद साहब को। वो चाह रहा था मोहम्मद अली को घेर के मारेंगे, वो खुद अंग्रेजों के घेरे में आ गया। और अंग्रेज देखिए सारा युद्ध हार रहा है, लेकिन उसकी कूटनीति देखिए, कहते हैं ना 100 सोनार का 1 लोहार का, यही खेल हो गया। हर जगह अंग्रेज हार रहा है, लेकिन इस बार देखिए कूटनीति क्या क्या, वो तिरुचिरापल्ली ने जाके आरकाट को घेर लिया और आरकाट में चांद साहब फंस गया। अब फंस गया तो अब तो अंग्रेज अपने हिसाब से काम करेगा। अभी देखिए इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि आरकाट को किसने घेर लिया? अंग्रेज ने घेर लिया, आक्रमण कर दिया। या डुप्ले की कूटनीतिक हार थी, यानी डुप्ले की कूटनीतिक हार क्यों हो गया? क्योंकि डुप्ले को लग रहा था कि हर जगह वो जीतते चले जाएगा और सुरक्षा पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम तो हर जगह जीत रहे हैं, तो कोई ऐसा जगह ना हो कि फिर अंग्रेज हमसे जीत ले, तो अपना पहले रक्षा करना चाहिए था और तब अटैक करना चाहिए। और डुप्ले को तो इतना ये घमंडी हो गया था कि हमको कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो आरकाट के सुरक्षा पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। तब अंग्रेज ने आरकाट को ही घेर लिया, जाओ तिरुचिरापल्ली रखो अपने पास में। तो आरकाट को घेरने से बहुत खेले उलट गया। और कैसे उल्टा देखो, ये डुप्ले की कूटनीतिक हार था और क्लाइव का कूटनीतिक जीत था। क्लाइव बहुत तेज निकला अंग्रेज वाला आदमी। इधर चांद साहब भाग करके तंजौर में जाकर शरण लिया, क्योंकि चांद साहब अगर वहां रहेगा, कहां पे? आरकाट में, तो मारा जाएगा। वहां से वो भाग गया, वहां से चांद साहब भाग के कहां गया? तंजौर चला गया, जहां तंजौर में एक जनरल ने इसकी हत्या कर दी। अब लीजिए, वहां तंजौर भाग के गया था, तंजौर में उसी का आदमी ने चांद साहब को हत्या कर दिया। तब उल्टा पड़ना शुरू हो गया किसको? फ्रांसीसियों को। तो तंजौर में इसकी हत्या हो गया। और अब जो है गुस्सा से फ्रांस का सरकार जो है डुप्ले को भी कहा वापस चले आओ, काम नहीं हो रहा है तुमसे, तुम बार बार गलती कर रहे हो। तो डुप्ले को भी फ्रांस बुला लिया गया। तो मेन हीरो तो इस कर्नाटक प्रथम युद्ध का या द्वितीय युद्ध का मेन हीरो डुप्ले था। डुप्ले को भारत के बारे में पता था कि अंग्रेजों को कैसे हराया जाएगा, लेकिन फ्रांस सरकार गुस्से में डुप्ले को ही फ्रांस बुला लिया। अब मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि फ्रांस का स्थिति खराब होना तय था। फ्रांस को बुला लिया क्योंकि कंपनी को अपार घाटा के साथ साथ प्रतिष्ठा पर भी प्रश्न खड़ा हो गया था, उसको बुला लिया गया। यह युद्ध लंबा चल सकता था, इसलिए फिर से एक बार यह प्रश्न उठा कि युद्ध कितना दिन तक चलेगा, तो चलो शांति कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। यह युद्ध का समझौता हुआ पांडिचेरी में। कहाँ हुआ? पांडिचेरी में। पहला हुआ था एलाचैपल में।
पहला कहाँ हुआ था? एला चैपल जर्मनी में, और दूसरा युद्ध का शांति हुआ पांडिचेरी में। और ये संधि, इस संधि पर पांडिचेरी संधि पर साइन करने के लिए डुप्लेव रहा। डुप्ले तो चला गया फ्रांस, तो डुप्ले के बदले में एक गवर्नर आया जिसका नाम था गोडेहू। क्या नाम था? गोडेहू। गोडेहू ने युद्ध को समाप्त किया और पांडिचेरी के संधि पत्र पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार से कर्नाटक का दूसरा युद्ध समाप्त हुआ। आई होप इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने खंड खंडों में कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को बहुत ही ज़्यादा एक्सक्लूसिवली समझने का कोशिश किया। मैं इसलिए इस पर इतना फोकस कर दिया क्योंकि अगर इसको नहीं समझिएगा तो भारत के परिप्रेक्ष्य में अंग्रेजी शक्ति के नींव को समझने में दिक्कत होगा, क्योंकि बार बार ये समस्या आएगा। आई होप सब लोग समझे होंगे अच्छा से, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग 100% प्रश्न का जवाब दीजिएगा। कर्नाटक के युद्ध में चांद साहब को किसका समर्थन मिला? अंग्रेजों का, फ्रांसीसियों का, मराठों का, डचों का? नेक्स्ट, अंबर के युद्ध में किसकी मृत्यु हुआ? अंबर के युद्ध में कौन मारा गया? मुजफ्फर जंग, नासिर जंग, अनवरुद्दीन, चांद साहब। कर्नाटक के द्वितीय युद्ध को समाप्त करने के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा? तो ये भारत की धरती पर यह प्रश्न उठा था, भारत पर ही इसका संधि हुआ, और भारत में एक जगह पांडिचेरी, ठीक है, तो पांडिचेरी की संधि से यह समाप्त हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध देखिए, 1756 से शुरू हुआ और 1763 तक चला। 4-3-7 वर्ष युद्ध चला, और यह सचमुच में ये जो युद्ध था ये सप्तवर्षीय युद्ध ही था। इस युद्ध को किससे जोड़ा जाता है? सप्तवर्षीय युद्ध से जोड़ा जाता है। किस युद्ध से? सप्तवर्षीय युद्ध से जोड़ा जाता है। बेसिकली मैं इंटरेस्टिंगली एक बात बताना चाहता हूं, यह युद्ध भारत की धरती पर लड़ाई हुआ, लेकिन यह युद्ध का प्रारंभ भारत में नहीं हुआ, यह फिर से यूरोप से आया। यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड लड़ रहा था, और वहां जो इंग्लैंड में लड़ाई हुआ वो सप्तवर्षीय युद्ध कहलाया। 7 साल का युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध कहलाया। ये इंग्लैंड में और फ्रांस में, यूरोप की बात कर रहा हूं। यह युद्ध प्रारंभ कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। कब से कब तक? 1756 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक। किसके किसमें? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में। अच्छा देखिए, ए और बी अगर यहां लड़ रहा है तो ए बी अगर यहां आएगा तो यहां लड़ेगा, सिंपल बात है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी अगर यूरोप में है तो वो दोनों वहां लड़ रहा है, तो भारत में भी तो दोनों है, तो यहां भी लड़ा। तो जो युद्ध सप्तवर्षीय यूरोप में चल रहा था उसी का प्रभाव भारत में भी चला। तो इसका जो मूल कारण है ना, इसका जो वास्तविक कारण है वो है सप्तवर्षीय युद्ध। क्या है? सप्तवर्षीय युद्ध। और सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ है? ये युद्ध ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में लड़ा जा रहा था, सप्तवर्षीय युद्ध। लेकिन जानते हैं ना, इंग्लैंड और फ्रांस के बारे में पहले ही बताए, ये दोनों अपने आप को वीर समझता है यूरोप का। तो एक क्या किया, ऑस्ट्रिया का साथ फ्रांस देने लगा और पर्सा का साथ इंग्लैंड देने लगा, तो और भयानक हो गया। तो इसी वजह से ये युद्ध भारत में पहुंचा। तो रियल बात क्या है ना, कि रियल बात यह है कि यह युद्ध भारत के धरती से उत्पन्न नहीं हुआ। यह युद्ध तो ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में युद्ध हो रहा था। तो पर्सा को साथ देने के लिए इंग्लैंड चला गया और ऑस्ट्रिया को साथ देने के लिए फ्रांस चला गया, दोनों वहां लड़ पड़ा। कहां पे? यूरोप की धरती पर। और उसी का परिणाम हुआ कि वो भारत में भी लड़ने लगे दोनों। तो वहां भी 7 साल चला युद्ध, तो यहां भी 7 साल चला। तो सप्तवर्षीय युद्ध का जो अभी देखिएगा ना, ये जो सप्तवर्षीय युद्ध है, ये युद्ध जो यूरोप में लड़ा गया वो भी 1756 से 1763 में ही लड़ा गया। तो ये अगर ये युद्ध समाप्त होगा तो ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, अगर ये समाप्त होगा तो ये समाप्त होगा, तो दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो इस बार बड़ी इंटरेस्टिंग था। पहला वाला भी युद्ध देखिए यूरोप की धरती से उत्पन्न हुआ, और तीसरा वाला भी युद्ध यूरोप के धरती से उत्पन्न हुआ, लेकिन सिर्फ बीच वाला जो था वो भारत के धरती के पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुआ। तो इंटरेस्टिंग है। अब देखिए इसका कारण को देखिए, इसमें क्या है कि ओरिजिनल कारण तो सप्तवर्षीय युद्ध है, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में लड़ाई, और एक एक पक्ष दोनों का उनको ले लिया। तत्कालिक कारण क्या है? जो देखो, ये क्लाइव जो है एक शानदार कह सकते हैं प्रशासक है, और वाटसन ये जल सेना नायक है। ये दोनों मिलकर के, ये दोनों अंग्रेज है, ये दोनों क्या है?
ये दोनों क्या है? ये दोनों अंग्रेज है। क्या है? अंग्रेज है। ये दोनों मिल करके बंगाल में एक जगह है चंद्रनगर, ये फ्रांसीसियों की कोठी है। क्या है? फ्रांसीसियों की कोठी है। ये दोनों मिल करके चंद्रनगर को जीत लिया। अब सोचिए, एक तो पहले से यूरोप में लड़ाई चल रहा था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, और भारत में ये दोनों मिलकर क्या किया, क्लाइव और वाटसन मिल करके वो अब जो है फ्रांस का जो एक कोठी है चंद्रनगर, उसको वो जीत गया। जो चंद्रनगर का कोठी जो जीता, आप सोच के देखिए, चंद्रनगर का जो कोठी जीता वो, उससे फ्रांसीसियों को गुस्सा नहीं आया होगा? अभी अभी तो लड़ाई चल रहा था, उधर इधर भी आ गया। तो बेसिकली तत्कालिक कारण यही था और मूल कारण ये था। इंसिडेंट क्या हुआ वो देखिए। पांडिचेरी की संधि वो अस्थायी साबित हुआ। संधि तो हुआ था पांडिचेरी का, लेकिन वो अस्थायी साबित हुआ। 1756 ईस्वी में यूरोप में शतवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसका मुख्य कारण था सुपीरियरिटी साबित करना। सब अपने आप को बादशाह साबित करने लगा था, इसी में लड़ाई हुआ। अपना अपना औपनिवेशिक विस्तार चाहता था, इसमें लड़ाई हुआ। इसका प्रभाव भारत में पड़ा। क्लाइव वाटसन के साथ मिलकर चंद्रनगर को जीत लिया। ये थोड़ा इस पे डेट गलत है, ठीक है। चंद्रनगर को जो जीता, इसी के वजह से फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में वैमनस्यता और भी तेजी से फैला। 1758 ईस्वी में शक्तिशाली सेना के साथ, अब फ्रांसीसियों को गुस्सा आ जाएगा। क्यों नहीं गुस्सा आएगा? चंद्रनगर किसका बस्ती था? फ्रांसीसियों का बस्ती था। उसको किसने जीता? अंग्रेजों ने जीता। अब उसको गुस्सा आया, और गुस्सा आने के बाद वो एक शक्तिशाली सेना को भेजा, फ्रांस वाला। किसके अधीन में? काउंट डी लैली, एक शानदार कमांडर, उसको भेजा शक्तिशाली सेना लेकर के। वो भारत जैसे ही पहुंचा, वो गुस्से में सेंट डेविड के किला को जीत लिया। याद करो, डुप्ले भी सेंट डेविड के किला पर आक्रमण किया था, लेकिन जीत नहीं पाया था। लेकिन इस बार काउंट डी लैली आया, वो सेंट डेविड के किला को जीत लिया। अंग्रेजों में हाहाकार मच गया। अंग्रेज तो चंद्रनगर जीता था, ये तो उसका किला को ही जीत गया, और वही पर प्रसिद्ध किला है सेंट डेविड का किला। इसके बाद दिसंबर 1758 ईस्वी में हैदराबाद से बूसी को बुला करके मद्रास पर आक्रमण कर दिया। अब जो है काउंट डी लैली आया है, पूरे जोश खरोश से आया, वो चाह रहा अंग्रेज को बर्बादे कर दे। हैदराबाद में उसका बहुत शानदार कमांडर है बूसी, बहुत ही शानदार सेना नायक है, बताए, बहुत ही डिसिप्लिन सेना नायक है, बहुत ही कूटनीतिज्ञ है। अब वो हैदराबाद में था, क्योंकि यही बूसी है जो सलावत जंग को क्या बनाया था? निजाम बनाया था। और बूसी हैदराबाद में ही रह रहा था, और बूसी चूंकि हैदराबाद में रह रहा था, तो अंग्रेजों का दाल नहीं गल रहा था। कहाँ पे? हैदराबाद में। लेकिन काउंट डी लैली फिर से एक बार गलती कर दिया। वो जैसे ही मद्रास आया, तो वो चाहा कि मद्रास को बर्बाद कर देंगे पहले, तो बूसी को हैदराबाद से मद्रास बुला लिया। दिक्कत क्या हुआ कि बूसी जैसे ही हैदराबाद छोड़ करके मद्रास आया, हैदराबाद खाली हो गया, और फिर वही उल्टा फेर पड़ गया जो कि पहली बार गलती किया था डुप्ले ने, इस बार काउंट डी लैली ने गलती कर दिया। काउंट डी लैली को बूसी को हैदराबाद से नहीं बुलाना था। अगर वो हैदराबाद से नहीं बुलाते तो हैदराबाद सुरक्षित रहता, लेकिन अब चूंकि वो बुला लिया है मद्रास को जीतने के लिए, तो अब वहां पे समस्या उत्पन्न होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग वे में आप समझिएगा, पढ़ देते हैं, समझ जाइएगा, फिर से पढ़ देते हैं। 1758 ईस्वी में शक्तिशाली सेना लेकर के काउंट डी लैली भारत आया, और पहुंचते ही सेंट डेविड किले को जीत लिया। इसके बाद दिसंबर 1758 ईस्वी में हैदराबाद से बूसी को बुलाकर मद्रास पर आक्रमण कर दिया। लेकिन उधर अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार को जीत लिया। अब देखो अंग्रेज क्या क्या, जब अभी देखिए उत्तरी सरकार क्या है, अभी ये मैं आपको यहां पे दिखाता, ये ठीक है। ये अब यहां पे चूंकि यहां से बूसी यहां आ गया है, समझ गए, तो ये वाला एरिया खाली हो गया। अंग्रेज इसी एरिया को जीत लिया। इस एरिया को, समुद्री तट के एरिया को, उत्तर वाले समुद्र तट के एरिया को उत्तरी सरकार कहा जाता है। और जो उत्तरी सरकार है, मान लीजिए देखिए समुद्र तटीय एरिया पर अगर अंग्रेज अधिकार कर लिया, सारा वाणिज्य व्यापार तो समुद्र तट से होता है, तो उल्टा पड़ गया फ्रांसीसियों के लिए, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण बात घटित हो गया कि उत्तरी सरकार को वो कौन, उत्तरी सरकार को जीत लिया अंग्रेजों ने। अभी वहां बूसी रहता तो ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन उधर अंग्रेजों ने उत्तरी सरकार को जीत लिया। लैली की स्थिति डगमगा गया। तभी सर आयरकूट ने 1760 ईस्वी में, अब लैली जो है घबरा गया, क्योंकि लैली बुला लिया था बूसी को, कहाँ?
मद्रास, और उधर हैदराबाद की स्थिति खराब हो गया, उत्तरी सरकार अंग्रेज जीत गया, लेली अब घबरा गया, और उसी घबराहट को का फायदा उठा करके अंग्रेजी कमांडर सर आयरकूट ने 1760 ईस्वी में बांडीबस का लड़ाई किया। बांडीबास की लड़ाई भारतीय इतिहास का एक प्रसिद्ध लड़ाई था, जिसमें कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बर्बाद कर दिया। कहते हैं ना, कमर तोड़ दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। ये क्वेश्चन बीपीएससी कई बार पूछा। 1760 ईस्वी में बांडीबास के युद्ध में बुरी तरह से फ्रांसीसियों को किसने कुचल दिया? अंग्रेजों ने कुचल दिया। ये निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के बाद कभी भी फ्रांसीसी को इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वो अंग्रेजों से मुकाबला करे या अंग्रेजों के सामने खड़ा हो जाए। उसके बाद से जितना दिन तक फ्रांसीसी भारत में रहे, वो अंग्रेजों से कभी भी लड़ने का हिम्मत नहीं दिखाया। दिस इज द लास्ट वार दैट वाज द बांडीबास अगेंस्ट द ब्रिटिश टू द फ्रांसीसी। फ्रांसीसी का यह अंतिम वार था जिसमें उन्होंने अपना प्रदर्शन किया। उसके बाद से उसको हिम्मत ही नहीं हुआ। बूसी को कैद कर लिया गया, बंदी बना दिया गया। 1761 ईस्वी में पांडिचेरी पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। लैली की असफलता से लैली वो सफल हो गया। फ्रांसीसी सरकार बहुत गुस्सा में आ गया, उसको वापस बुलाया और फ्रांस की सरकार ने लैली को फांसी दे दिया। 1763 ईस्वी में उनको फांसी दे दिया गया। इस प्रकार से एक कड़ा मुकाबला करने के बाद फ्रांसीसी शक्ति भारत से समाप्त हो गया। समाप्त होने का मतलब यह हुआ कि राजनीतिक रूप से समाप्त हो गया। वो व्यापार करते रहे, कुछ क्षेत्र पर उसका अपना प्रभाव रहा, लेकिन अंग्रेजों का मुकाबला करेगा, वो अंग्रेज के जैसा वो राजनीतिक हस्तक्षेप अब करेगा, ऐसा नहीं था। इसीलिए मैं बोला कि आज का क्लास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप आज ही सीखेंगे कि अंग्रेजों का जो सुप्रीम पोजीशन है वो कैसे भारत में स्थापित हुआ, ये आज आपको पता चलेगा। क्योंकि उसको जो टक्कर देने वाला एक शक्ति था, फ्रांसीसी था। तो फ्रांसीसी का कैसे विनाश हुआ वो आप कर्नाटक के युद्ध में देखें। ये 3 कर्नाटक के युद्ध में, तीनों कर्नाटक युद्ध में अगर देखा जाए तो फ्रांसीसियों का प्रभाव ज्यादा था। फ्रांसीसी ज्यादा ताकतवर दिख रहे थे, लेकिन कूटनीति का अभाव था, जिसके वजह से फ्रांसीसी हर बार हारा। पहले बार तो फ्रांसीसी जीत गया, लेकिन दूसरे बार और तीसरे बार कूटनीति के वजह से फ्रांसीसी हारा था, शक्ति की वजह से नहीं हारा था। और इसी के वजह से आप देखिएगा तो अंग्रेज का दबदबा भारत में बढ़ा और अंग्रेज 200 साल तक लगभग भारत पर शासन किया। इसके कुछ प्रश्न लेते हैं। कर्नाटक के तृतीय युद्ध का वास्तविक कारण कौन सा था? कर्नाटक का उत्तराधिकार, सप्तवर्षीय युद्ध, चंद्रनगर आक्रमण, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में व्यापारिक संघर्ष। कर्नाटक के तृतीय युद्ध के अंत किस संधि से हुआ? कर्नाटक का तृतीय युद्ध का पेरिस के संधि से कर्नाटक का तृतीय युद्ध का समाप्ति हुआ। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने किस महत्वपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र पर कब्जा किया? 1761 ईस्वी में आपको पता था, पांडिचेरी को उन्होंने अपने पास रख लिया। कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद किस फ्रांसीसी नेता को उसकी असफलता के कारण वापस बुलाकर फांसी दे दिया गया? तो काउंट डी लैली को बुला करके फांसी दे दिया गया था। ज्यादातर क्वेश्चन कर्नाटक वार में उसके संधि पर पूछे जाते हैं। किस पर? संधि पर पूछे जाते हैं। संधि आप लोग बार बार भूल जाते हैं, उसको मैं आपको याद कराने का एक बार सोचा हूं, वो सोच देखिए। कितने कर्नाटक युद्ध? 3, 1, 2 और 3। ठीक है, 1, 2 और 3, तीनों का संधि ज्यादातर क्वेश्चन में पूछा गया है। और संधि में कंफ्यूज होता है कि कौन एला चैपल, कौन पांडिचेरी और कौन पेरिस, समस्या हो जाता है। कर्नाटक जब हम गए थे ना, हम एप्पल बहुत खाए थे। क्या खाए थे? एप्पल। कर्नाटक में आप लोग भी खाइएगा एप्पल। हम अब लिखना शुरू करते, देखिए कर्नाटक में क्या खाए थे? APPLE को गोली मार दीजिए। कर्नाटक में क्या खाए थे? एप्पल। तो यही है तीनों संधि का कोड। A फॉर एला चैपल, A फॉर एला चैपल, P फॉर पांडिचेरी और P फॉर पेरिस। अब आप लोग कहिएगा सर आप तो ऐसा चीज कर दिए, एप्पल खिला दिए, 2 P बोल दिए, तो हम P में नहीं भूला जाएंगे पेरिस की पांडिचेरी? ये आपका प्रश्न उठ सकता है। तो उसका भी सुंदर सॉल्यूशन है। देखिए सॉल्यूशन क्या है। आपको तो इतना जब मैं पढ़ाया हूं तो ये तो पता है आपको
कि जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था उसका बैकग्राउंड भारत में था कि यूरोप में था? अच्छा बताइए कि जब हम भारत में था तो दूसरा में यह पेरिस क्या भारत का शहर है? क्या भारत का शहर क्या है? पांडिचेरी। तो ऐसे याद रखना है। तो भारत में जो घटना घटित हुआ तो संधि भी कहाँ होगा? भारत में होगा। तो इसलिए पी फॉर पांडिचेरी होगा दूसरा वाला। और तीसरा वाला चूंकि यूरोप से संबंधित था ना, तो उसका संधि भी यूरोपे में होगा। जैसे पहला भी घटना कहाँ हुआ था? यूरोप से शुरू हुआ था। तो ये एला चैपल जर्मनी में हुआ संधि, हुआ ना, ये जर्मनी में हुआ। और ये खुद संधि हुआ फ्रांस में। ये संधि से ही ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।